आइए बच्चों, आज हम दीर्घाकार आवर्त सारणी यानी कि लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, दीर्घाकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दीर्घ धन आकार। दीर्घ का मतलब हो गया लॉन्ग और फिर आकार का मतलब हो गया फॉर्म यानी कि बड़ा रूप। जो अब तक हमने सारणी पढ़ी थी उसमें देखे थे कि 7 आवर्त होते थे और 9 समूह होते थे। देखिए बच्चों, जो अब तक की आवर्त सारणी थी उसमें 7 आवर्त थे और 9 समूह थे। तो 9 समूह के हिसाब से जो उसका आकार था, अब इस दीर्घकार आवर्त सारणी की अपेक्षा क्या है, उसका रूप यानी कि आकार क्या है, छोटा था। तो अब इस आवर्त सारणी में उसका रूप कैसे बड़ा हो जाता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, आपको बताया गया था कि जो 9 समूह थे, समूह को उपवर्गों में बांटा गया था। एक समूह में 2 उपवर्ग होते थे। तो अगर अब दीर्घाकार आवर्त सारणी में उपवर्ग न रखकर केवल समूह के रूप में रखा जाए, तो चूंकि जब एक समूह में 2 उपवर्ग है तो 9 समूह में कितने उपवर्ग हो जाएंगे, 9 दूनी 18, यानी कि उपवर्ग हटा दे, अब केवल समूह की बात करें तो कुछ समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। तो कहने का मतलब कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में उपसमूह ना रखकर सीधा समूह के रूप में अगर रखा जाए तो कुल समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। इसलिए जो अब आवर्त सारणी बनेगी उसका रूप कैसा हो जाएगा, दीर्घाकार हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग फॉर्म में आवर्त सारणी बन जाएगी। और दूसरी बात बच्चों, इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जो आवर्त सारणी है या PD या ब्लॉक तत्वों के हिसाब से आवर्त सारणी सजाई गई है। हम जानते हैं बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं S ब्लॉक का तत्व है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में जाता है तो P ब्लॉक का तत्व होता है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन D में प्रवेश करता है तो D ब्लॉक का तत्व होता है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन F में प्रवेश करता है यानी कि F उपकोष में प्रवेश करता है तो F ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से S P D यह ब्लॉक के तत्व होंगे। तो चूंकि अब देखिए बच्चों, जो S उपकोष होता है उसमें कक्षक की संख्या कितनी होती है, केवल 1। S उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 1। S उपकोष में कक्षकों की संख्या 1 है। एक कक्षक में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, यानी कि S1 हो सकता है या तो उसमें S2 हो सकता है, यानी कि S कोष जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती। जब बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब कि S1 के लिए पहला समूह बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या S कोष में 2 है तो वो परमाणु जाएंगे आपके दूसरे समूह में। तो कहने का मतलब कि S ब्लॉक का जो तत्व है 2 समूह को निर्धारित करता है, फर्स्ट और सेकेंड। ये आपका S ब्लॉक हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन P1 की कंडीशन में है तो पहला समूह दे देगा। अगर मान लीजिए P2 है तो दूसरा समूह दे देगा।
इसी तरह कहने का मतलब कि अगर P में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, चूँकि P उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है 3, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 3 कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6। इस प्रकार P1, P2, P3, P4, P5, P6 हो सकते हैं। तो ये 1 से लेकर 6 समूह देते हैं। तो P के द्वारा जो समूह निर्धारित होंगे, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यस द्वारा 2 समूह, यस के द्वारा 2 समूह यानी कि 2 ग्रुप मिलता है, और P उपकोष से हमको मिल जाएगा 6 ग्रुप। इसके बाद देखिए बच्चों, हम जानते हैं जो D उपकोष होता है उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है 5। तो जब एक कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 5 कक्षकों में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। इसलिए D उपकोष के द्वारा हमको मिलेगा कितना 10 ग्रुप। कितना मिल जाएगा 10 ग्रुप। तो देखिए जब S1 S2 होंगे, यानी कि यस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2। जब यस उपकोष में एक ही कक्षक होता है तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इससे एक ग्रुप मिल गया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाता है तो दूसरा ग्रुप मिल जाएगा। उसी तरह P1, P2, P3, P4, P5, P6 हो सकता है, तो 6 ग्रुप ये दे देंगे और 2 ग्रुप ये दे देगा। उसी तरह देखिए बच्चों, डी जो उपकोष है उसमें D1, D2, D3, D4, D5, D6, D6, D7, D8, D9 और D10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके द्वारा हमको कितना समूह मिलेगा 10 समूह, यानी कि इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हमको समूह मिलते रहेंगे। तो यस देखिए, यस में S1 S2 हो सकता है तो 2 ग्रुप मिलेगा, और P में Pe1 से लेकर P6 तक होगा, इसलिए ये 6 समूह देगा। उसी तरह D में D1 से D10 तक होगा, ये 10 समूह देगा। अब बच्चों आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में यह ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। तो यहाँ देखिए जब दीर्घ आवर्त सारणी हम बनाएंगे तो यस के द्वारा 2 ग्रुप मिल जाएगा, P के द्वारा 6 और D के द्वारा 10। कुल ग्रुपों की संख्या कितनी हो जाएगी आपका 2 धन 6 धन 10 हो गया 18। इसलिए दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो समूहों की संख्या हो जाएगी वो 10। ये जो दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से बनाया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है तो यस ब्लॉक का, अगर P में प्रवेश करता है अंतिम इलेक्ट्रॉन तो P ब्लॉक का, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश करता है तो D ब्लॉक का तत्व कहलाता है। इस प्रकार बच्चों कुल समूहों की संख्या बन जाएगी इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, यानी कि उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के हिसाब से समूह मिलते रहेंगे। अभी हमने चर्चा की है कि यस में S1 S2 होगा तो 2 समूह, इसी तरह P में P1 से लेकर P6 होगा, 6 समूह ये दे देगा, और D में D1 से D10 हो सकता है तो इसलिए ये 10 समूह देगा। कुल समूहों की संख्या बन जाएगी कितना 18। इसलिए दीर्घाकार आवर्त सारणी में बच्चों 7 आवर्त और 18 समूह होंगे। यही 18 समूह होने की वजह से इसको कहा जा रहा है दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी। क्या कहेंगे दीर्घाकार या प्रावर्धित। प्रावर्धित का मतलब होता है यहाँ से बच्चों वृद्धि से है, यानी कि ये आवर्त सारणी जो बनी है इसमें समूहों की संख्या में क्या की गई है वृद्धि की गई है। पहले वाला जो आवर्त सारणी था उसमें केवल 9 समूह था, अब समूहों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 18। इसीलिए इसको दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम
दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी के लक्षण के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसके क्या क्या लक्षण हैं। देखिए बच्चों, जो पहला लक्षण है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज एवं 18 खड़े कॉलम हैं। 18 खड़े कॉलम का मतलब कि 18 समूह हैं। जो खड़े कॉलम हैं वही क्या है, समूह। और जो दूसरा लक्षण है बच्चों, प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षारधार, यानी कि प्रत्येक आवर्त, चाहे पहला आवर्त हो चाहे दूसरा हो चाहे 7वां हो, यानी कि 1 से लेकर जो 7 आवर्त है, उस आवर्त का जो प्रथम तत्व होगा, प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम तत्व है वो पहले समूह का तत्व होगा। प्रथम तत्व क्षारधार N+1, N का मतलब होता है कोष। ये कोई भी कोष हो सकता है। एकदम लास्ट वाला कोष लेंगे, इसमें जब हम किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अंतिम कोष का यश तो कोष लेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1। बच्चों जब देखिए ये 1 बता रहा है, अब जैसे अगर N 1 आ जाए तो इसका मतलब हमने बताया था बच्चों, कोष की संख्या जो होती है वो क्या होती है, आवर्त की संख्या होती है। अगर यहाँ N बराबर 1 रख देंगे तो इसका मतलब कि आवर्त नंबर 1 का तत्व होगा। और S1 का मतलब ये हुआ कि इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पहला समूह का तत्व होगा। तो यहाँ बच्चों आप आवर्तों की संख्या बदलते जाएंगे और यहाँ हमेशा क्या है, यही N हमारा इसमें वेरिएबल है, यानी कि आवर्तों की संख्या बदलते जाएंगे, लेकिन यश में कितना होगा, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसलिए वो पहले समूह में स्थान पाएगा। इसीलिए बच्चों कहा जा रहा है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व जो है, यही प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व N+1 होगा, चाहे जो भी आवर्त लेंगे। क्षारधार, यानी कि जो भी प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व होंगे वो क्या होंगे, क्षार धातु होंगे। धातु बच्चों आप जानते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो ये इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना सकता है। हमने बच्चों बताया था भी कि अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। एवं अंतिम तत्व उत्कृष्ट या अक्रिय गैस, यानी कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे, जो लास्ट तत्व होगा उस आवर्त का वो क्या होगा, अक्रिय या उत्कृष्ट गैस होगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, N+2 Np6, यानी कि उस आवर्त के S में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और P में कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। आपको बताया गया है कि इन तत्वों के अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों होती है कुल 8 होती है। तो जब देखिए यहाँ देखेंगे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिलेगी, 6, 2, 8। तो जिनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, या हीलियम जैसी उनकी संरचना हो तब वो अक्रिय होते हैं। आगे देखिए बच्चों, अगला लक्षण है, इस आवर्त सारणी के आवर्तों में तत्वों की संख्याएं निम्न प्रकार हैं, यानी कि जो 7 आवर्त हैं उन आवर्तों में कितने कितने तत्वों की संख्या है वो देखिए इस प्रकार है। हम यहाँ आवर्त लिख रहे हैं और फिर यहाँ तत्वों की संख्या। तो देखिए बच्चों, इन आवर्तों का नाम तत्वों की संख्या के हिसाब से अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त या अति दीर्घ आवर्त रखा गया है। तो बच्चों देखिए, इसको अति लघु आवर्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या बहुत कम है। तो जो प्रथम आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या कितनी है, 2। अब देखिए बच्चों, जो द्वितीय तृतीय आवर्त है उसको लघु आवर्त बोलते हैं क्योंकि इनमें तत्वों की संख्या जो है अति लघु आवर्त से ज़्यादा होती है। इसमें जो तत्वों की संख्या द्वितीय और तृतीय में होती है 8 होती है। चतुर्थ पंचम जो आवर्त है उनको दीर्घ आवर्त कहा जाता है क्योंकि लघु आवर्त से ये क्या होते हैं,
बड़े होते हैं, यानी कि इनमें तत्वों की संख्या लघु आवर्त से ज़्यादा होती है। इनमें तत्वों की संख्या 18 होती है। जो षष्टम सप्तम आवर्त हैं उनको अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है, क्योंकि ये दीर्घ आवर्त से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी कि इनमें तत्वों की संख्या दीर्घ आवर्त के तत्वों से की संख्या से ज़्यादा होता है। षष्टम में आपके 32 तत्व हैं और सप्तम में कितने हैं, 31 हैं। इसमें ये जो 31 तत्व दिखाया गया है ये उस समय क्या था, अपूर्ण था, यानी कि एक तत्वों की खोज, इसमें भी 32 होना चाहिए, लेकिन उस समय क्या है, तत्व की खोज नहीं हो पाई थी, इसलिए यहाँ 31 रखा गया, यानी कि ये आवर्त जो हमारा 7वां है ये क्या है, अपूर्ण है। इसको बच्चों देखे किस आवर्त में कितने तत्व होते हैं, आप इसको 2n² के हिसाब से याद रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर 2n² के हिसाब से हम जो कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करते थे, अगर पहला कोष लेते थे तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मिलता था, 2। अगर जब दूसरा लेंगे तो 2 × 2 की घाते 2 कितना हो जाएगा, 8। उसी तरह अगर 3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 18। और जब 4 लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 16 दूनी 32। ये देखिए जितने जितने तत्व कोष में अधिकतम रह सकते हैं, ठीक वही संख्या इसमें होती है, यानी कि किसी भी आवर्त में इनसे ज़्यादा, यानी कि जो ये नियम का पालन कर रहा है उससे ज़्यादा इनमें नहीं हो सकता है। अब देखिए किसमें कितना रह सकता है। प्रथम आवर्त में कोष नंबर 1 के नियम का पालन करता है, और द्वितीय जो तृतीय आवर्त होते हैं कोष नंबर 2 के पालन करते हैं, यानी कि कोष नंबर 2 में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसी तरह चतुर्थ पंचम में जो है आपके तृतीय कोष के नियम का पालन करते हैं, और षष्टम सप्तम जो होते हैं आपके चौथे कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से ये नियम का पालन करते हैं। बस आपको याद रखना है कि प्रथम में पहले कोष का, अब इसके बाद आप 2-2 लेते जाइए, द्वितीय तृतीय एक दूसरे के नियम का पालन करेंगे, चतुर्थ पंचम तृतीय के नियम का पालन करते हैं, और षष्टम सप्तम किसका, चौथे कोष वाले के नियम का पालन करते हैं। अगला लक्षण है बच्चों, देखें वर्गों का क्रम निम्न प्रकार है, यानी कि जो 18 वर्ग या 18 समूह हैं उनका क्रम निम्न प्रकार है। बाएं से दाएं देखेंगे कि इसी क्रम में वर्ग मिलेंगे आपको। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, 7 बी, फिर 8। फर्स्ट बी, सेकेंड बी, फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, फिर 0। अब बच्चों एक चीज़ आप जान लीजिए, कहाँ पर हम ए लगाएंगे, कहाँ पर बी लगाएंगे। देखिए बच्चों, जो एस और पी ब्लॉक के तत्व हैं उनके समूह में हम ए लगाएंगे, और जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके समूह में हम बी लगाएंगे। आप ध्यान रखें बच्चों हमेशा कि एस और पी ब्लॉक के तत्वों के पास ए लगेगा, और डी ब्लॉक के तत्वों के पास जो समूह होंगे उनके पास बी लगेंगे। अच्छा बच्चों, आप ये जानते हैं कि यश जो है 2 समूह देता है, तो इसलिए जब यश 2 समूह देगा तो हमारा क्या बनेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि S1 होगा तो फर्स्ट ए बन जाएगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा यश में यानी कि S2 जब होगा तो वही क्या बन जाएगा, सेकेंड ए। हमने बताया है कि यश के लिए ए का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए यश ब्लॉक के लिए इतना हो गया, ये यश के लिए हो गया। अब बच्चों जब पी की बात आएगी तो पी में देखिए आपके बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से जब आप चलेंगे तो आपका जब पी शुरू होगा तो चूंकि देखिए फर्स्ट ए सेकेंड ए आ गया, तो अब इसका मतलब आगे क्या आएगा, थर्ड ए। तो यानी कि अब फर्स्ट ए सेकेंड ए नहीं मिल रहा है, फर्स्ट ए सेकेंड ए कहाँ यश के लिए निर्धारित हो गया। अब इसका मतलब जब पी के लिए
भी ए का प्रयोग करेंगे तो P के लिए थर्ड से शुरू होगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर P1 है, क्या है, P1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, तो इसका मतलब उसके लिए क्या आ जाएगा, थर्ड ए। अब अगर वही 2 हो जाएगा बच्चों, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए बच्चों, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 6 समूह मिलेंगे। तो आपका थर्ड से शुरू हो रहा है, तो थर्ड ए, उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ ए, उसके बाद 5 ए, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 ए, उसके बाद आपका हो जाएगा 7 ए। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और 0, जो देखिए बच्चों अक्रिय गैसें होंगी वो भी P ब्लॉक के ही तत्व होंगे, यानी कि उनका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन P में जाएगा, इसलिए वहाँ क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो इसलिए देखिए बच्चों, P ब्लॉक के जो तत्वों का समूह होगा वो 6 होगा, थर्ड ए, फोर्थ ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, 0। ये यानी कि P ब्लॉक के तत्वों के लिए समूह हमारा 6 होगा। अभी हमने कहा है कि P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए 6 समूह। तो P के लिए ये हमारे 6 समूह हो जाएंगे। तो हमारा किसके लिए हो गया, P ब्लॉक के लिए हो गया। तो ये P ब्लॉक के लिए बच्चों बन गया इधर। अब इसके बाद देखिए बच्चों, D ब्लॉक के लिए क्या क्या मिलेंगे। तो अब बच्चों एक चीज़ आप जानते हैं कि D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 10 समूह देंगे। अब देखिए बच्चों, D ब्लॉक के लिए हमने आपको बताया है कि D ब्लॉक के तत्वों के समूह को निर्धारित करने में हम D का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए ये तो हो गए हमारे S और P के। तो अब देखिए A का प्रयोग तो इसमें हमको करना नहीं है, तो इसलिए हम इसके लिए फर्स्ट भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, ऐसे करते हम 10 समूह को निर्धारित करेंगे। तो लेकिन बच्चों जब हम D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहला जो हमारा मिलता है, अभी देखिए उसमें जैसे कॉपर हुआ, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वो अपवाद वाले तत्व हैं, जो अपवाद वाले तत्व हैं उनके हिसाब से हम कॉपर वाले में देखे थे, वहाँ पर जो है यस में कितना इलेक्ट्रॉन मिला था, 1 मिला था। तो इसका मतलब कॉपर के आगे जब जाएंगे जिंक के लिए, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है, तो इसका मतलब उसमें क्या मिलेगा, S2 मिलेगा। तो चूंकि कॉपर और जिंक जो होते हैं ये D ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो जब देखिए कॉपर और जिंक में यहाँ देख रहे हैं क्रमशः S1 S2 है, तो इसका मतलब कि D ब्लॉक का तत्व है, तो इसके लिए हम फर्स्ट B ले लें और इसके लिए क्या ले लें, सेकेंड B। तो कॉपर और जिंक के लिए हमारा फर्स्ट B सेकेंड B हो गया, तो इसका मतलब कि थर्ड B किसी और के लिए होगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों जब करेंगे यस के आगे, देखिए जो D ब्लॉक के तत्व है यस और P के बीच आते हैं, तो कहने का मतलब यस के बाद D ब्लॉक के तत्व लगेंगे। तो अब D ब्लॉक का जो तत्व होगा यस के बाद जब लगेगा वो कहाँ से शुरू होगा, थर्ड B से होगा, क्योंकि फर्स्ट B सेकेंड B कौन ले लिए, कॉपर और जिंक वाले ले लिए। तो इसलिए हम यहाँ के बाद यानी कि फर्स्ट सेकेंड के बाद थर्ड B शुरू करेंगे। अगर देखिए बच्चों हम क्रमशः चलेंगे, अभी हमने बच्चों आपको बताया भी है, देखिए बच्चों यस 2 समूह देता है और D कितना समूह देता है, 10, और P कितना देता है, 6 समूह को देता है। और अभी देखिए बच्चों हमने बताया है कि जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं वो यस और P ब्लॉक के तत्वों के बीच आते। अब देखिए बच्चों जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं यस और P के बीच में होते हैं, तो चूंकि देखिए यस 2 समूह देता है, तो ये देखिए हमारा यस ब्लॉक लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए D 10 समूह देता है, तो इसके आगे D लगेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि यहाँ ये देखिए आपका यस हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो लगेगा वो क्या लगेगा,
डी वाला लग जाएगा। फिर उसके बाद पी 6 समूह देता है, तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 समूह इधर जो लगेंगे वो पी ब्लॉक के लिए हो जाए। तो जब बच्चों देखिए फर्स्ट ए, ये फर्स्ट ए अगर हमारा है, इसके बाद ये क्या है सेकेंड ए, इसका मतलब कि फर्स्ट सेकेंड के बाद क्या आएगा, थर्ड ही नहीं आएगा। और डी के लिए हम जानते हैं डी का प्रयोग होता है, इसलिए क्या बन जाएगा यहाँ थर्ड बी। इसके आगे फिर फोर्थ बी बन जाएगा आपका, फोर्थ बी। उसके बाद 5 बी, उसके बाद क्या बन जाएगा 6 बी। उसके बाद क्या बन जाएगा 7 बी। और उसके बाद 5 बी के बाद क्या बन जाएगा 6 बी। उसके बाद 7 बी बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये 7 के बाद यहाँ 8 9 10, ये जो समूह होंगे इसको सीधा हम 8वां समूह बोलते हैं। इनको 8वां ग्रुप में ले लेंगे, जो यहाँ आपके 8 9 10 होंगे। फिर इसके बाद देखिए जो ये 2 समूह बच रहा है, इसको फर्स्ट बी कह लेंगे और इसको सेकेंड बी कहेंगे। ये चूंकि डी के ही है इसलिए डी का प्रयोग करें। थर्ड यहाँ से शुरू हुआ, और देखिए जब ये 2 लास्ट वाले जो बच रहे हैं यहाँ पे, इसको हम फर्स्ट बी और सेकेंड बी कर लें। अब उसके बाद देखिए पी ब्लॉक का बच्चों आ गया, तो पी ब्लॉक का जब तत्व आ गया तो हम फर्स्ट ए सेकेंड ए यहाँ प्रयोग कर चुके। हम अभी बताए हैं कि यस और पी के लिए ए का प्रयोग करते, इसलिए यहाँ पर जब ये सेकेंड ए पर खत्म हुआ है तो जब ए का प्रयोग करेंगे तो यहाँ थर्ड ए का प्रयोग करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 ए, और ये क्या हो जाएगा 6 ए, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 7 ए। ये 7th ए हो गया। 1 2 3 4 5, और जो एक समूह बच रहा है 6 समूह देंगे, तो इसको कह लेंगे 0। अभी देखिए बच्चों, हमने चर्चा की थी कि जो वर्गों का क्रम होता है वो इस प्रकार होता है। तो आप याद रखिए हमेशा कि यस पी के बीच डी पढ़ते हैं, और उनके समूह में हम कहाँ ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ बी का प्रयोग करते हैं, ये अभी हमने चर्चा की है। यस पी में ए का प्रयोग करेंगे और डी वाले में बी का प्रयोग करेंगे, और ये क्रम से चलेंगे 1 2 3 करके। तो बच्चों जब ये देखिए यस वाले में फर्स्ट ए सेकेंड आ गया, अब चूंकि डी लगा है तो ये हमेशा डी का कोड इसमें देगा, यानी कि समूह में बी के कोड का प्रयोग होगा। तो चूंकि जब ये सेकेंड पर खत्म हुआ तो इसका मतलब ये थर्ड के आगे चलेगा, और जैसे ही डी खत्म होगा तो ये ए का फिर लग जाएगा क्योंकि पी का है। अब देखिए लेकिन सेकेंड ए हो गया, इसका मतलब यहाँ से थर्ड ए शुरू होगा। अब आगे बच्चों देखिए जो 5वां लक्षण है वो है इस आवर्त सारणी को 4 खंडों में बांटा गया है। तो चूंकि देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए गए हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन या तो यस में प्रवेश किए, या तो पी में, या तो डी में, या तो यस में, उसी के अनुसार उनको 4 वर्गों में बांटा गया कि अगर यस में किए तो यस ब्लॉक का, अगर पी में किए तो पी ब्लॉक का, अगर डी में प्रवेश किए तो डी ब्लॉक का, अगर यस में प्रवेश किए तो यस ब्लॉक। इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनको 4 खंडों में बांटा गया है। पहला है यस ब्लॉक एलिमेंट। तो अभी हमने बताया कि जो यस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो फर्स्ट ए सेकेंड ए में हैं, और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं थर्ड ए, फोर्थ ए, और फिर 5 ए, 6 ए, 7 ए और 0 में हो गए। उसी तरह देखिए बच्चों जो डी ब्लॉक होगा एलिमेंट, उसमें क्या है थर्ड बी, फोर्थ बी, 5 बी, 6 बी, 7th बी और 7th बी और 8, फिर उसके बाद फर्स्ट बी और सेकेंड बी। तो देखिए बच्चों यहाँ 7th के बाद आपका 8 भी नहीं आएगा, 9th भी नहीं आएगा,
इसके लिए बच्चों 7 के बाद 8, 9, 10 जो समूह होते हैं उसके लिए सीधा सीधा हम 8 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, जो है अगला हमारा डी, वो क्या है? यह ब्लॉक एलिमेंट। इसमें आपका आ जाता है लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड तत्व। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।